नमस्कार। सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, हर कोई सपना देखने लगता है, सब लोगों को स्वीट ड्रीम्स आते हैं और ऐसे ही स्वीट ड्रीम्स अब हमारे नेताजी को भी आ रहे हैं। फिर चाहे वो बीजेपी के सांसद हों या अखिलेश हों, सबको सपनों में भगवान खुद दिखाई दे रहे हैं और भगवान खुद आकर के सेफोलॉजी का काम कर रहे हैं। यानी कि भगवान ये बता रहे हैं कि कहां से चुनाव लड़ो, मतलब जो चीफ इलेक्शन कमेटी जो होती है अलग अलग पार्टी की, वो काम भी भगवान किए दे रहे हैं। उसके बाद भगवान ये भी कर दे रहे हैं कि ये बता दे रहे हैं कि कौन जीतेगा, यानी कि वो सी वोटर और जो CSDS अलग अलग जो सेफोलॉजी एजेंसीज हैं उसका भी काम किए दे रहे हैं। अब क्या क्या करेंगे भगवान, और ये जो चुनाव में अब भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हुई है, इसके मायने क्या हैं? तो आइए सबसे पहले तो आपको सुनाएं कि ये कृष्ण भगवान की एंट्री दरअसल हुई कैसे, क्या बयान दिए गए। आपको वो दोनों बयान सुनाते हैं। हुआ क्या कि एक बीजेपी के सांसद हैं जिनको सपने में भगवान ने ये बोल दिया, कृष्ण भगवान ने, कि योगी आदित्यनाथ को तो मथुरा से लड़ना चाहिए। उसके बाद अखिलेश ने पलट करके ये बोला कि मुझे भी सपने में आया, उन्होंने बोला है कि समाजवाद आएगा। और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई, जिन्होंने बोला आजकल अखिलेश सपने बहुत देखते हैं। सबके बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। मैं तो रात्रि को सोया हुआ था, 2 बार मुझे स्वप्न हुआ और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ बन करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूं जी कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकाल उठ करके और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को पत्र लिखा है। ब्रज के पवित्र रज का कण कण जो है ये चाहता है कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। हर मुद्दे पर उच्च मानदंड स्थापित किए, उच्च मानक स्थापित किए हैं जी। हाँ, तो पूरा प्रदेश ये चाहता है कि आदरणीय योगी जी की सरकार बने, भारी बहुमत के साथ बने जी। और उसी तारतम्य में भगवान कृष्ण के दूत के रूप में मैंने आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को पत्र लिखा है। आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। तो ये नेताजी के हसीन सपने हैं, स्वीट ड्रीम्स हैं नेताजी के, कि चुनाव आते ही सपने में कृष्ण भगवान दिखने लगे। सवाल इंडिया का यही है जो अब हम आपको दिखाएंगे कि चुनाव आते ही सपने में कृष्ण भगवान दिखने शुरू हो जाते हैं। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कृष्ण ने कहा योगी मथुरा से लड़ें, तो फिर अखिलेश को भी कृष्ण का ख्वाब आया कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि समाजवाद आएगा। तो जो सवाल इंडिया का है वो आएगा अब आपके स्क्रीन पर, और सवाल यह है कि नटखट नंद गोपाल किसकी लगाएंगे नैया पार, क्या क्या काम करेंगे भाई। उनको आपने सेफोलॉजिस्ट भी बना दिया, उनको आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपने उनको मैदान में उतार दिया, अब चलें वो सब कुछ करें। तो नटखट नंद गोपाल किसकी नैया पार लगाएंगे, इसी पर आज हम बहस शुरू करते हैं। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, कर्नल दयाशंकर दुबे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, भावेश पांडे आप बीजेपी समर्थक हैं, और तहसीन पूनावाला आप कांग्रेस समर्थक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल दुबे, पहले आपसे शुरू करें। एक सवाल पूछने के लिए ना मैं बहुत देर से उत्सुक हूं,
और सवाल ये है कि सपनों में कभी भगवान आकर के ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मास्क पहन लो, सामाजिक दूरी बना लो, लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लो, कहीं 9 महीने पहले जैसी हाल ना हो जाए? यह वही सपना आता है जो देखना चाहते हैं? जहां तक संकेत जी मैं समझ पा रहा हूं कि आप ये दूसरा पार्ट बोले हैं, इसका भी सपना आता ही होगा, और नहीं आता है तो बाकी को तो कृष्ण जी सपना दिखाई रहे, कम से कम आप तो सपना दिखाई रहे कि भाई आप सतर्क हो जाइए। क्योंकि ये बीमारी बहुत भयानक है और इससे हम सबको कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अब रही बात कि घनश्याम तिवारी भाई क्या सोचते हैं कि इनके नेता ने क्या सपना देखा कि समाजवाद आ रहा है। उसी कृष्ण जी की मूर्ति बनाने के लिए तिवारी जी बहुत बड़े सपने तो आपने खुद दिखाए थे कि हम जल्दी से जल्दी बना देंगे और वो भी विपक्ष में रहते हुए बना देंगे। उसके जगह आप चले गए परशुराम जी की मूर्ति बनाने वहां, तो जरूर भगवान आपको याद दिलाएंगे जो तुम हमारे लिए वादा किए थे, संकल्प लिए थे और चले गए परशुराम जी का बनाने के लिए। खैर उसमें भी ज्यादा कोई बात नहीं है। संकेत जी यदि ये सपना ये देख रहे हैं तो इनके दुरूह परिस्थितियों का, क्योंकि आप एक चीज सुनिए, आपके और हमारे संकेत के और हमारे दोनों के गांव में और घनश्याम तिवारी के शहर में कहा जाता है कि सपना जो होता है ना वो जल्दी सच होता नहीं है। इसलिए यदि उन्होंने देखा है कि समाजवादी आ रही है तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए। अच्छा चलिए कर्नल दुबे, ये तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सपना अखिलेश जी को आया, और जो हरनाथ सिंह हैं जो कि बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने भी तो सपना देखा। वो तो कह रहे हैं 2-2 बार देखा और दोनों में अपना सपना देखा। खुद नंद गोपाल जो हैं वो खुद अपने में आके कह रहे हैं योगी जी मथुरा से लड़े। बिल्कुल, पहली बात तो ये कहा जाए कि जो ये कृष्ण जी को हम लोग बार बार नंद गोपाल को नटखट कह रहे हैं, ये नटखट नहीं थे, ये संकेत जी के तरह से वो भी इशारा ही करते थे। याद करिए अखिलेश जी को भी इशारा ही हुआ है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना तो वो जानबूझ के कह रहे थे, सब उन्होंने पूछा भी था कि मैं यदि लड़ाई हुई तो या तो मैं अकेले जाऊंगा एक के साथ और दूसरे का साथ सेना जाएगी। तो घनश्याम तिवारी ने कहा कि मैं आपकी सेना लूंगा, और मैंने कहा कि हमारे साथ संकेत जी ही काफी है कृष्ण के रूप में। तो ये सब छोड़िए, ये बातों में कोई दम नहीं रखा है। असली बात तो ये एक सेकंड तिवारी जी, चलिए कृष्ण भगवान चेहरे पे खुशियां तो ला रहे हैं, वरना तो ऐसे लग रहा था कि बस सपना आपको देखना चाहिए, बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही चलेगा। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि भगवान की बात करते हुए सब लोगों के चेहरे पे एक हंसी आ रही है, एक मुस्कुराहट आ रही है। घनश्याम तिवारी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये सपने में जो भगवान आ रहे हैं, ये जो हम सुनना चाहते हैं वही सुना रहे हैं या सही में हकीकत है? क्योंकि बड़ी अजीब सी स्थिति है। मतलब मैं देख रहा हूं कि कृष्ण भगवान जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का भी काम कर दे रहे हैं, वो सीटें भी चिन्हित कर दे रहे हैं कि कौन कहां से लड़े, वो सेफोलॉजी का भी काम कर रहे हैं। नमस्कार संकेत, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी उम्मीद की हमारे इरादों से, हमारे प्रयासों से और साझेदारी से देश मजबूत हो, बुलंद हो, विकसित हो, खुशहाल हो। जहां तक सपनों की बात है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छे दौर के चुनाव में है, जहां पर लोग भगवान के सपनों की बात कर रहे हैं। वरना इससे पहले तो देश प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी सपने दिखाया करते थे कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में दे देंगे, काला धन लेकर के आएंगे कहीं से। वो सपना तो पूरा नहीं हुआ। अच्छे दिन लाएंगे, सपना पूरा नहीं हुआ। 30-35 रुपए का पेट्रोल डीजल देंगे, सपना पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सपना पूरा नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास कहते कहते उन्होंने आदित्यनाथ, जिनके ऊपर कैरावान मैगजीन ने रेन ऑफ टेरर का पूरा कच्चा छिट्टा छापा है, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी महामारी की तरफ फैल गई, और महामारी जब फैली तो ऑक्सीजन नहीं मिला, और जब लाशें तैरती रही तो शमशान कब्रिस्तान की बातें करने वाली पार्टी न शमशान दे पाई न कब्रिस्तान दे पाई, उन लाशों को सम्मान भी नहीं दे पाई। तो ऐसे में कुछ बातें चुनाव में कहने के लिए कह दी जाती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके पास बेरोजगारी, महंगाई, आपसी अमन चैन, टेनी, किसानों के साथ अन्याय जो हुआ है उसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, तो चाहती है किसी तरीके से आपसी मतभेद उत्तर प्रदेश के चुनाव का एजेंडा बन जाए, मुद्दा बन जाए। तो ये चुनाव या तो बुनियादी मुद्दों पे लड़ा जाएगा या बेबुनियादी मुद्दों पे लड़ा जाएगा। मुझे लगता है जब जब भारतीय जनता पार्टी कोई बेबुनियादी मुद्दा लाए, तो आपने अखिलेश यादव जी को देखा है, वो हमेशा अच्छे ह्यूमर के साथ अपनी बात का जवाब देते हैं। तो उसको इसी तरीके से उसका जवाब देना चाहिए कि क्योंकि इस चुनाव में बेबुनियादी मुद्दा आधार न बने, जहां पर
बुनियादी मुद्दों के लिए बहुत सारा काम करना बाकी है। एक अंतिम वाक्य कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं और 1 करोड़ शहरी परिवार हैं। इन 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ परिवारों की मासिक व्यय लगभग केवल 5,000 रुपए है और 50 लाख परिवारों का मासिक व्यय केवल 8,000 रुपए है। ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। तो इतनी गरीबी है, तो इसमें बेबुनियादी मुद्दों के आधार पर अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी से बेबुनियाद क्या है, जैसे कि अगर आप बता दें। अगर कोई सांसद ये नहीं कह पा रहा कि सपने में या मेरे सामने प्रत्यक्ष में लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं और बेबुनियादी बातें कर रहा है, आदित्यनाथ बेबुनियादी बातें कर रहे हैं, टेरर के आरोप उनके ऊपर लग जाते हैं। कैरावन मैगजीन में जो उनके बयान छापे हैं कि एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे। 27 जनवरी 2007 का उनका बयान कैरावन मैगजीन ने छापा है, अपने मेन लेख में छापा है। ये इस तरह के लोग अगर उत्तर प्रदेश में लगातार मतभेद की राजनीति करेंगे तो वो बेबुनियादी है। ठीक है। भावेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये चुनाव नजदीक आते आते अलग अलग तरीके से भगवान के प्रति आस्था, भगवान का स्मरण, ये सब नॉर्मल है या इस बार थोड़ा कुछ अजीब ही हिसाब किताब है? संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का प्रभाव है कि जो लोग रोज दंगे करवाते थे अपनी सरकार में, जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, जो लोग भगवान के नाम पे लोगों का मजाक उड़ाते थे, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का ये प्रभाव है। कम से कम आज वो भगवान कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं, आज वो भगवान परशुराम के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, आज वो मंदिरों में जा रहे हैं, आज मंदिरों पे मत्था टेक रहे हैं कि भगवान आशीर्वाद दें, भगवान के सपने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी जनता के लिए, जनता के सरोकार का, सामाजिक सरोकार का कोई काम नहीं किया है। भगवान सबके साथ हैं, लेकिन भगवान उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं को आशीर्वाद देंगे जो लोग दलितों का, पिछड़ों का, समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखेंगे, जो लोग समाज के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, इस चीज के लिए काम करेंगे, उसके साथ भगवान रहेंगे। भगवान का आशीर्वाद, भगवान का दरबार तो सभी के लिए खुला हुआ है, लेकिन कर्म ही पूजा है। भगवान यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ही ये कहे हैं कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। आपके कर्म ही जब ऐसे हैं जिसमें भगवान आपको चाहकर भी आशीर्वाद नहीं दे सकते, भगवान उन्हीं के साथ रहेंगे जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा, जिन्होंने महिलाओं की इज्जत के बारे में सोचा, जिन्होंने अपनी प्रशासन व्यवस्था को ऐसा सुचारू रूप से चलाया कि महिलाएं, लड़कियां रात में घर से बाहर निकल पा रही हैं। आपकी तरह थोड़ी ना है कि आप दंगा करा रहे थे, फसाद करा रहे थे। एक ना भावेश जी, ऐसा है कि मथुरा, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की बात हो रही है, राधे राधे हो रहा है, तो मथुरा के पास ही एक जगह है हाथरस, जिसका भी जिक्र कर लें। आपने महिला सम्मान की बात की, तो क्या उसमें वो भी एक प्रकरण है। उसमें सजा नहीं दी गई? क्या कहीं पे भी निष्पक्ष जांच नहीं की गई? हर जगह निष्पक्ष जांच की गई। अभी आपका ये आपका मामला था लखीमपुर का, निष्पक्ष जांच की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह, कोई भी अगर हादसा होता है तो वो दुखद है, वो गलत है, जांच तो नहीं, लेकिन हर जगह तो अगर कोर्ट मॉनिटर्ड SIT नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। हर जगह निष्पक्ष जांच हुई है और सरकार किसी का भी बचाव करते हुए नहीं पाई गई है। सरकार ने हमेशा तहसीन के पास आना चाहता हूं, सजा देने की तहसीन, भगवान का स्मरण होना, भगवान को याद करना, भगवान के प्रति आस्था, ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन चुनाव से एकदम पहले भगवान का सपनों में आना और अच्छे अच्छे सपने दिखाना, इसके क्या संकेत? संकेत सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे से शुरू करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि सपने देखना अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, लेकिन जब वो सपने प्रदेश के लिए नाइटमेयर में उनकी तब्दीली हो जाए, तो तब ये समय आ चुका है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उन्हें बाहर निकालना होगा। जो लोग कोविड की सेकेंड वेव में जिनकी शहादत हुई, क्या वो लोग भगवान कृष्ण के बच्चे नहीं थे, जिनकी लाशें मां गंगा पर तैर रही थी? हाथरस की वो बेटी जिस पर DGP पुलिस, NDTV और सभी न्यूज चैनल्स पर आकर कहते कि उसका बलात्कार नहीं हुआ और फिर यह साबित होता है कि उसका बलात्कार हुआ, क्या वो भगवान श्री कृष्ण की बेटी नहीं थी? वो गुंडा, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, अजय मिश्रा टेनी, जिसके बच्चे ने
किसानों को कुचला और उसने टीवी चैनल्स पर कहा अगर चार्जशीट में आशीष मिश्रा का नाम आएगा मैं रिजाइन करूंगा। क्या वो किसान भगवान श्री कृष्ण के बच्चे नहीं थे? नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश बॉटम ऑफ द पिरामिड है। तो आज हमारे मुल्क में इतनी बेरोजगारी की जितने पिछले 45 वर्षों में नहीं थी, और पहली बार 50 वर्षों में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जो लोग बेरोजगार है, जो गरीब है, जो प्रदर्शन करते कि हमें नौकरी चाहिए और उन पे एनएसए लगाते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, क्या वो भगवान श्री कृष्ण के बच्चे नहीं है? ये भगवान की बात क्यों कर रहे हैं? इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं संकेत जी, क्योंकि ये बात करना चाहते ताज की, मैं बात करना चाहता हूं आज की। ये बात करना चाहते हिंदू मुसलमान की, मैं बात करना चाहता हूं इंसान की। ये बात करना चाहते गीता और कुरान की, मैं बात करना चाहता हूं संविधान की। ये बात करना चाहते हैं जिन्ना की, मैं बात करना चाहता हूं गन्ने की। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ये इसी टॉपिक पर जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जहां पर कीचड़ फैलता है वहीं पर कमल खिलता है। तो ये सब कीचड़ फैलाकर इस मुल्क में कमल खिलाना चाहते हैं। कर्नल दुबे, आपका जवाब, राइट टू रिप्लाई। एक ही चीज मैं जानना चाहूंगा जी, ये तहसीन साहब जो है किसी पार्टी के, कांग्रेस के समर्थक हैं या पार्टी के हैं? मैं बिल्कुल 101% सुन लीजिए कर्नल साहब, आज जब से मैं 18 साल का हुआ कांग्रेस को वोट दिया हूं, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और श्री राहुल गांधी को नेता मानता हूं। आपको दिक्कत क्या है? और मैं भारतीय हूं। प्लीज, ये आइडियोलॉजी जो मेरी है, संकेत को पता है, एनडीटीवी को पता है, मैं हमेशा डिस्क्लोज करता हूं। मैं कभी भी किसी चैनल पर आकर झूठ नहीं कहता हूं कि मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं। इस चीज को आप नोट कीजिए, अपने डायरी में डालिए और दोबारा से प्रश्न मत। हाँ कर्नल दुबे, मैं भी बता दूं यहाँ दर्शकों में हम उनको नाम भी दे रहे हैं, वो कांग्रेस समर्थक हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं। दिल पे तिरंगा है, मेरे दिल पे तिरंगा है। प्लीज नहीं, मैं चाहता था कि यदि इस तरह की बातें हो तो बड़ी अच्छी लगती हैं। जब तहसीन नाम हो और तहजीब भूल जाएं, जो अंगुली दिखा के कहें कि आप मुझे बात मत करिए, मेरे को पूछिए मत, क्यों भाई इतने तानाशाह क्यों हो गए? यही तो मैं आपसे कहवाना चाहता था। जब आपका राज था तो आप इतने बड़े थे, चूंकि आप डिबेट में आए हैं इसलिए आपके बारे में चर्चा कर रहा हूं, चुनाव में नहीं है उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि प्रियंका जी यहां घूम रही है, किस किसान की बात कर रहे हो? उस किसान की बात कर रहे हो जिन्होंने पूरे राजस्थान और हरियाणा की जमीन हड़प लिया और भला कर दिया उनका। आप किसकी बात कर रहे हो? वाड्रा की। आप किसकी बात कर रहे हो? गरीबी आपके समय में, याद करना, दूरदृष्टि पक्का इरादा गरीबी हटाओ, आपने 82 के अंदर स्लोगन दिया था और देश को त्राहिमाम करा दिया। आप इस तरह की बात, योगी जी का जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी इच्छा है, नाइटमेयर आप देखते हैं, इसलिए योगी जी चले जाएं और आप पुनः भ्रष्टाचार करना शुरू कर दें। पूरा किस महिला की बात कर रहे थे? हाथरस की नैना साहनी कांड कौन है? आपको याद है कहानी वो, कि शर्मा जी ने उनको जलाया था उस तंदूर के अंदर? अपना अतीत देखिए और तब जाकर के बात करिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन में भरोसा करती है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। किस रोजगार की बात करते हैं? रोजगार आप भूल गए। इस प्रदेश के अंदर रोजगार अभी देखिए, आपको दूं मैं डाटा, अभी पूरा डाटा लेके मैं आया हूं, लेकिन आपको तो वो सुनना नहीं है। आपको तो वो सुनना है जो आपको मैडम जी ने सिखा रखा है, प्रियंका वाड्रा ने, कि ये बोलिएगा भ्रष्ट लोगों के ग्रुप से आए हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भ्रष्ट हैं, क्योंकि आपके बारे में एक बड़ी अलग राय रखता हूं। जवाब दे लीजिएगा जब समय मिलेगा, तो कौन मना करता है? ठीक है, घनश्याम तिवारी दिया। एक सेकंड, तहसीन, इससे पहले कि आप जवाब दें, बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम उलझ के रह जाएंगे। घनश्याम तिवारी, मुझे ये बताइए, वो लोग हैं जो पावर में आने के लिए छटपटाते हैं, इसलिए कहते हैं कि योगी जी का जाना बहुत जरूरी है। घनश्याम तिवारी, मैं ये सवाल आपसे पूछ लूं, बीजेपी का ये कहना है कि ये सारे सपने समाजवादी पार्टी को इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपका सपना है कि बीजेपी पावर से चली जाए। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। वैसे अब ये महिला सुरक्षा के बारे में बोल रहे थे। आज ही सुल्तानपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी को काला झंडा दिखाने वाली जो महिला नेत्री हैं रीता यादव, उन्हें गोली मारी गई। ये आज की खबर है। ये आज का एक आपको अखबार दिखाता हूं। इसमें ये एक निष्पक्ष अखबार है। इसके लगभग हर पन्ने पे आपको टैक्स पेयर के द्वारा पे किया हुआ एड मिलेगा, जो अपने आप में गलत है बाय द वे, जो एड दिए गए हैं। फिर भी आप पूरे अखबार को अपने एड से रख दीजिए, लेकिन अखबार के खबर तो आप छुपा नहीं पाएंगे। खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि ईस्ट ऑफ एलएसी चाइना बिल्ड्स न्यू ब्रिज इन पंगांग सो। खबरें क्या हैं? लखीमपुर खेरी में चार्जशीट हो गई मंत्री जी के बेटे के ऊपर। और आगे बढ़िए, खबरें क्या है? ये डेटा लेके आए थे। ये लोग अखबार नहीं पढ़ते, केवल डेटा कहीं से निकाल लेते हैं।
खबरें क्या है कि देश में बेरोजगारी का हाल बहुत बुरा हो गया, पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं। खबरें क्या है कि उत्तर प्रदेश में किसी न किसी तरीके से सरकार की विफलता हर पृष्ठ पर जाहिर हो रही है, जब हर पृष्ठ पर सरकार का इश्तेहार है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहिए, डेटा में बताएंगे, बताइए कर्नल साहब यहां पे डेटा में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है और बेरोजगारी नहीं है, और आपके दर्शक बेवकूफ हैं। ये डेटा में बताएंगे कि ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं है और दर्शक बेवकूफ हैं। इस तरह की बेवकूफी ये सोचते हैं कि जनता में आ जाएगी। ये उन लोगों में से हैं जो वाकई अपना अकाउंट खोल के बैठे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 15 लाख हमारे अकाउंट में आने वाले हैं। ये उन लोगों में से हैं जो आज भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 30 रुपए पेट्रोल डीजल होने वाला है, और देशभक्ति के नाम पे, मोदी भक्ति के नाम पे या योगी भक्ति के नाम पे 2000 रुपए का सिलेंडर भी मिले। भावेश, तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि अगर सपना देखना है तो ऐसा सपना, कम से कम लोगों को ऐसा सपना ना दिखाएं जिस तरीके का सपना आप खुद देख रहे हैं कि भगवान आकर के सपना दिखा रहे हैं, उसी तरीके का कुछ रियलिस्टिक सा सपना लोगों को भी दिखाया जाए। अभी घनश्याम जी, तहसीन जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। पिछले कोविड काल में 40 लाख लोगों ने जो यहाँ पे वापस आए उत्तर प्रदेश में, उन सभी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की उत्तर प्रदेश सरकार ने। हमारे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स इस सरकार ने दिए हैं, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स फले फूले इसमें हैं, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न आपको इसी सरकार में दिख रहे हैं। इसके पहले आप कोई इंक्यूबेशन टाइप का सिस्टम आपके पास था ही नहीं। आप स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का कोई आपके पास सिस्टम ही नहीं था। मुद्रा लोन हमने दिया, हमने स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए लोन दिए, एमएसएमई के थ्रू हम लोगों ने छोटी छोटी कंपनियों को बढ़ाया, जिससे जो हमारा युवा है वो अपना रोजगार कर सके, उद्यमी बन सके। सिर्फ नौकरी कराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है नौकरी पैदा करने वाले लोगों को भी बढ़ावा देना, और इस पे हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ये सोचती है कि कैसे लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको सिर्फ नौकर न बनाया जाए, उनको स्वावलंबी और नौकरी देने वाला बनाया जाए। इस कोरोना काल में भी स्टार्टअप्स को मरने नहीं दिया गया, स्टार्टअप्स जिंदा रहे, स्टार्टअप्स अपना काम किए, उनके लोन को वेव ऑफ किया गया, किसानों के लोन्स में बहुत सारी कटौतियां की गई, उनके केसीसी पे काम किया गया। उसके बाद आज यूनिकॉर्न्स में आज आप दूसरे नंबर पे आ गए हैं पूरे विश्व में। ये आज इसी सरकार की, ये दूरदर्शी सरकार की ये देन है कि आज आपको ये स्थिति देखने को मिल रही है। बाकी आपको, चूंकि आप सरकार में आने नहीं वाले हैं, तहसीन जी कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत कर पा रहे हैं, घनश्याम जी थोड़ी बहुत सपने देख लें, लेकिन ये सारे सपने चुनाव के परिणामों के साथ साथ खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये इन्हीं सपनों के साथ जीते हैं, और सपने ही देखते रहिए। आप अपने लोगों को यादव मुस्लिम का पूरा समीकरण बना लीजिए, जातिवादी आपकी जो नीति है उसी में एक क्लोजिंग कमेंट लेंगे सबसे, तिवारी जी, क्योंकि आपके ऊपर बात कही है तो पहले आपसे शुरू करते हैं, फिर कर्नल दुबे और फिर आरसी के जिस अखबार के हर पन्ने पे इनका प्रचार है उसमें इकोनॉमी सेक्शन कहता है कि जॉबलेस ग्रोथ, और ग्रोथ छोड़िए, जॉबलेस रेट टचेस ऑल टाइम हाई, 4 मंथ हाई। उसमें कहता है कि ट्रेड डेफिसिट 144 बिलियन डॉलर हो गया है। वही अखबार कहता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्लिप्स एज न्यू ऑर्डर्स आउटपुट ग्रो। जिस कोरोना काल में आपने बात पूरी करने दीजिए। आपने कहा कि 40 लाख लोगों को, क्या बात करते हैं साहब, ये तो करारा मजाक है। 40 लाख लोगों को, कौन से 40 लाख लोगों को? आपकी सरकार कहती है 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, आपका संकल्प पत्र कहता है 70 लाख लोगों को रोजगार देना था। जून 2020 में योगी जी कहते हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कल योगी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या स्पीच में कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अजीब जुमला है, जिसके मुंह में जो आता है बोल देता है। मतलब जैसे जनता बेवकूफ है, आप जो बोलते जनता वो सुन ले और आपको जाकर के वोट दे दे और आप जनता में मतभेद फैलाते रहें। कम से कम एक सरकारी प्रवक्ता के रूप में ठोस बातें तो रखिए, कोई आधार तो रखिए, कोई सूत्र तो बताइए। मन मर्जी आंकड़े दे देते हैं और समझते हैं कि सब अच्छा है। क्लोजिंग कमेंट्स ले रहे हैं तहसीन, उसके बाद कर्नल दुबे। देखिए, इन्होंने मुद्रा लोन की बात की, मैं ज्यादा टेक्निकल आपके दर्शकों के लिए नहीं जाऊंगा। औसतम मुद्रा लोन 38,000 है, 38,000 रुपीज। तो इसमें जो नौकरियां, जो बिजनेस शुरू होते हैं, तो ये ऑब्वियसली वही है जो मोदी जी के ग्रैंड विजन है, नाले के गैस पे पकोड़ा बनाना। मोदी जी ने कहा यही तो बिजनेस है, और 38,000 में ये सोचते दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में बिजनेस शुरू होगा, तो इनका झूठ यहां पर पकड़ा गया। दूसरी बात, मोदी जी खुद कहते हैं मेरे पास कोई डेटा नहीं है कितना रोजगार हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात, मैं इस बात से अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस शो पे बीजेपी के प्रवक्ता को एक चैलेंज देते, आप 10 मल्टीनेशनल कंपनीज आज एनडीटीवी पर बता दीजिए जिन्होंने निवेश किया है 2017 के बाद, और जो 2017 के पहले भारत में नहीं थे। 10 मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम दे दीजिए। मैं घनश्याम की तरफ से बोलता हूं, मैं और घनश्याम दोनों चुप बैठेंगे, आपको पूरा फ्लोर, बोलिए आप 10 कंपनीज का नाम, सिर्फ 10। मैं 11वीं कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूं, 10 कंपनी बताइए।
क्योंकि आपने इतना रोजगार दिया है, मल्टीनेशनल। बताइए जो उत्तर प्रदेश में। चलिए, सही सवाल डाल दिए, बड़ा अच्छा किया आपने। अच्छा, एक ये है और एक ऐसे ही इनके दोस्त अनुराग है। ये लोग करोड़पति वाला सवाल पूछ पूछ के उस पर सवाल पूछते रहते हैं। अच्छा है तहसीन, अब जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य से, जो तिवारी जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 3 लाख कंपनीज के नाम बताइए पर रखा गया। अरे आप रुक तो जाइए, क्या लबर लबर बीच में करते हैं? आप नहीं समझते यूपी की क्या होती है? एक सम्मानित चैनल है, या तो आप ही बोल लो। बहुत ज्यादा ही नहीं, अपनी बात खत्म करें। नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे। ही कर रहे, करिए ही बैठ करके। ये आप डिबेट करने बैठे हैं, मजाक करने बैठे हो? यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, प्लीज टॉक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग। फिर कहते हैं संकेत जी आप अंग्रेजी अपनी बात ले लीजिए। नाम बता नहीं सर, ये क्या बात कर रहे हैं? कंपनी के नाम बताइए, करना शुरू कर दिए। ये 10 कंपनी 2017 के बाद आए। नहीं, आप शांत रहिए। आप आपको जो बोलना था बोल चुके आप घनश्याम भाई, जो आपने कहा था 4.5 लाख, बिल्कुल सही है। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, 3 लाख संविदा पर है, 42 लाख एमएसएमई में गई है, जिसमें 2,15,05,06 करोड़ रुपए लगाए गए हैं ऋण के रूप में। एक जनपद एक उत्पाद में 25 लाख लोगों के काम की रजिस्टर्ड है और उसकी डिटेल्स हमारे पास है। ये बिल्कुल सही सवाल यही पूछा जा रहा है, असलियत है या सपना? नो, संकेत को मुझे जवाब देना होगा। संकेत जी ये गलत हुआ तो मैं आज के बाद कसम खाता हूं कि आपके यहां डिबेट करना बंद कर दूंगा। ये पेज में दिखा रहा हूं, इसको पहचान लीजिए अच्छी तरह से। जब चाहे तब एक जिम्मेदारी की तरह से बात करने दीजिए हमको थोड़ा सा, क्योंकि मैं मान कर चलता हूं कि आप एक जिम्मेदार चैनल है और आप बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। चलिए, आप पर भरोसा करता हूं। घनश्याम बोलते हैं, उस पर भरोसा करता हूं। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। किसका सपना पूरा होगा? कौन कितना सपना दिखा रहा है? सपने सच हुए हैं या नहीं हुए हैं? सपने साकार हुए हैं या नहीं हुए हैं? भगवान सब देख रहे हैं।